हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज जो अपन आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस क्लास में अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में, जो कि हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट्स बचे हुए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सबसे पहले यदि अपन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक ना सिर्फ कॉन्टिनेंट है बल्कि एक कंट्री भी है। इनफैक्ट यदि अपन साइज वाइज देखें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट यदि कंट्री वाइज देखें तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर पर होल्ड करता है। 6 नंबर पर इसकी रैंक है एरिया वाइज। यहीं से अब अपन समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो एज अ कॉन्टिनेंट यदि अपन ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करें तो खुद ऑस्ट्रेलिया तो प्रेजेंट रहेगा ही साथ न्यूजीलैंड प्रेजेंट रहेगा, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। और इन्हीं ग्रुप को जो अपन माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलेनेशिया कहते हैं, उनके बारे में भी अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। आगे अपन बात करते हैं तो यहीं पर एक छोटी सी प्लेट भी है जिसे जिलैंडिया कहा गया है। ये एक माइक्रो प्लेट है जिसे अभी रिसेंट ईयर्स में डिस्कवर किया गया था, और इसी प्लेट पर न्यूजीलैंड सिचुएटेड है। ये 2016 के अराउंड डिस्कवर किया गया था और इसके पहले इस प्लेट का एग्जिस्टेंस नहीं पाया गया था। तो कंटिन्यू करते हैं अपन इसी के साथ। द विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, एमसीक्यू से कंटिन्यू करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बट दुनिया का सबसे बड़ा ये जो है आइलैंड है। यदि अपन देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में डिवाइड करता है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेंटर से पास होता है। और यदि अपन ऑस्ट्रल का मतलब देखें तो ऑस्ट्रल का मतलब होता है साउथ, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑस्ट्रल। और क्योंकि ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसी वजह से ये नेम जो ऑस्ट्रेलिया है बहुत ही जस्टिफाइड है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। ध्यान रखिए, बहुत लोग कैपिटल सिडनी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। और यदि अपन सेटलमेंट के टर्म्स में देखें तो इसे न्यू आइलैंड कहा जाता है। न्यू आइलैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली कौन है जो इस आइलैंड में सेटल हुए, तो ये आइलैंड में जो मेजरली सेटल्ड हुए हैं वो वाइट पीपल हैं, और वाइट पीपल मेजरली फ्रॉम यूरोप एंड उसके बाद कुछ एक्सटेंट तक अमेरिका से सेटल हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि इनिशियली जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के रीजन्स हैं उसे इसलिए एक डिटेंशन कैंप की तरह यूज किया जाता है। इसी वजह से आप देखोगे इस डिटेंशन कैंप में जो भी मेजर क्रिमिनल्स थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में सेंड कर दिया जाता था। यहां एक डिटेंशन कैंप बनाया गया और उन्हीं वाइट सेटलर्स की कॉलोनी से ग्रेजुअली ऑस्ट्रेलिया डेवलप हुआ। ये बहुत ही रीसेंट फिनोमिना है, इसीलिए इसे न्यू आइलैंड, यानी कि जितने भी आइलैंड हैं सेटलमेंट के टर्म्स में देखा जाए तो इसका सेटलमेंट सबसे ज्यादा रीसेंट है, और इसी वजह से इसे ऐसा कहते हैं। कंटिन्यू करते हैं। यदि अपन ऑस्ट्रेलिया के स्टेट समझें तो यदि वेस्टर्न साइड में देखें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न टेरिटरी इज लाइक इंडिया की जो यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी, वैसा ही कुछ नॉर्दर्न टेरिटरी है। उसके बाद ये जो मेजर पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, इन्हीं 3 स्टेट्स में इन द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड। और ये जो एक छोटा सा आप पोर्शन देखोगे आइलैंड, ये है तस्मानिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। और यदि आप देखोगे ये बीच में ओशन एरिया से सेपरेटेड है, एक छोटा सा स्ट्रेट है जो इनको सेपरेट करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यदि वाटर बॉडीज देखें जो ऑस्ट्रेलिया के पास सराउंडिंग है, तो ये जो है, जैसे कि अपन ने गल्फ की बात करी है पहले भी, वो एरिया ऑफ द ओशन जो लैंड के अंदर इन्वेट कर जाता है उसे कहते हैं गल्फ। अब जैसे कि ऐसा लग रहा है यहां का ओशन लैंड के एरिया में इन्वेट कर गया है, इसे ही कहा जाता है गल्फ, और इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। आपको बस इतना याद रखना है कि ये एरिया किस आसपास है, क्योंकि कई बार मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसके अलावा ये सारे जो पार्ट है इंडियन ओशन का ही पार्ट है। यहां पर आएगा तिमोर सी और आराफुरा सी। क्वेश्चन क्या आता है, तिमोर सी एंड आराफुरा सी ऑफन सीन इन न्यूज किस कॉन्टिनेंट के पास है, आर सिचुएटेड नियर विच कॉन्टिनेंट, तो क्या है ऑस्ट्रेलिया। नीचे यदि आएगा तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहां पर आएगा, और ओवर हियर यू विल हैव, यहां पर जो रहेगा पैसिफिक ओशन रहेगा, पैसिफिक ओशन की ही, बिकॉज यहां तास्मानिया है, तास्मानिया के पास की सी जो है तास्मान सी है, एंड ओवर द नॉर्थ यू हैव द कोरल सी, क्योंकि आप देखोगे यहां पर इस पोर्शन में सबसे बड़ा दुनिया का कोरल रीफ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाजू में ग्रेट बैरियर रीफ बना है। ठीक है, कंटिन्यू के सब फीचर्स अपन देखेंगे।
Now, which geographic feature is referred to as a body of water that separates the island of Tasmania from the southern coast of Australia? ये यही की बात कर रहा है, ये कौन सा वाटर बॉडी है जो सेपरेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को इस टास्मानिया आइलैंड से? तो इसका नाम है बास स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम है बास स्ट्रेट। तो दिस पोर्शन इज नोन एज बास स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन मूव करते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक का नाम क्या है? क्विस्को, ध्यान रखिएगा इस पीक को, माउंट क्विस्को, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब यदि आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखोगे तो ये बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर सिचुएटेड है। यदि आप इसको देखोगे तो कंटिन्यूस इस पोर्शन में ये राइट फ्रॉम क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है और इसी को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसे ईस्टर्न हाईलैंड भी कहा जाता है, दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा ही अपन ने देखा था, एप्लाशिन का भी एग्जांपल देखा था। ये कहां पर फाउंड है? ये कहां पर पाई जाती है? तो इसे पाया जाता है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसमें अपन ने देखा था कि मेजर कोल जो है यहीं पर मिलते हैं और इसी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह के जो पेंसिल्वेनिया की जो पर्टिकुलरली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई है वो एप्लाशिन के कोल रिजर्व्स की वजह से ही सेट हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट एक्सटेंसिव डेजर्ट। अपन जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। कौन सा डेजर्ट है सबसे एक्सटेंसिव डेजर्ट? तो वो है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यदि अपन देखते हैं तो आप ये देखो, ऑस्ट्रेलिया को यदि अपन एक बीच में डिवाइड करेंगे तो मेजरली जो वेस्टर्न टेरिटरी है, ये वाला स्टेट अपन ने देखा था वेस्टर्न टेरिटरी है, इसी टेरिटरी में मेजर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। और यहीं पर यदि अपन देखें तो तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, ये मेजर डेजर्ट हैं। इसमें में से यदि अपन देखें तो सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया? सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो वो है मुर्रे रिवर। एक बहुत ही फेमस बेसिन है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में, वो है मुर्रे डार्लिंग बेसिन। ये दो नदियां हैं, इन दोनों नदियों से मिलकर बनता है ये बेसिन। मुर्रे रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, वहीं पर डार्लिंग रिवर जो है इसी की ट्रिब्यूटरी है, इसी की सहायक नदी है जो बाद में आकर मुरे में मिल जाती है। तो यदि आप यहां ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट पर जो मेजर रिवर है मुरे और डार्लिंग, यदि आप देखोगे तो ये जो मुरे रिवर है ये यहां से निकल के साउथवर्ड जाती है, वहीं डार्लिंग रिवर कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है। दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं मुरे रिवर की, इनको एक बार देख लीजिए, बस नाम एक बार देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में कहीं आपको हेल्प मिल जाए। मुरुम बिजी, डार्लिंग अपन ने देख लिया, लाचलन, वेरेंगो एंड पारो रिवर, ये 5 रिवर एक बार बस नाम। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मुरे रिवर, इसके बाद है डार्लिंग रिवर। यदि ये नाम याद रहते हैं तो ठीक है, वरना आप इग्नोर कर सकते हैं। अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी which of the following statement about the Artesian basin is not true? Artesian basin क्या होता है और इसके बारे में क्या सही नहीं है? They are underground aquifers filled with ancient fresh water। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं aquifers होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन किससे बना रहता है? एक रॉक है जो सैंड के कणों से बना रहता है। तो सैंड के पार्टिकल्स लेट से ऐसे हैं, इसी पार्टिकल को से जो बना रहेगा ये सैंडस्टोन रॉक बना रहेगा। अब क्या आप देख सकते हैं बीच में बहुत सारी गैप है, इस गैप में क्या रहता है? वाटर फिल हो सकता है, यानी कि ऐसा रॉक जिसमें बीच में, जिसके पार्टिकल्स के बीच में हवा प्रेजेंट हो ताकि यहां पर वाटर फिल हो सकता है, उसी परमानेंट स्टोरेज को कहते हैं एक्वीफर। एक्वीफर जहां पर रॉक के अंदर पानी स्टोर किया जा सकता है। ऐसा ही जो एक्सटेंसिव बड़े बड़े एक्वीफर के रेंज रहते हैं उन्हें ही कहा जाता है आर्टिसन बेसिन। और यदि मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट आर्टिसन बेसिन है,
ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिशन प्लेन है, यानी कि यहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर स्टोर्ड है अंडरग्राउंड लेवल पर। और आप समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, वेस्टर्न पार्ट में मेजरली एक डेजर्ट है। तो यदि डेजर्ट है तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिसन बेसिन ऐसा एरिया जहां से उसे अंडरग्राउंड वाटर मिल सकता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस का होगा। इसीलिए आर्टिसन बेसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिसन बेसिन के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। ठीक है, दे आर अंडरग्राउंड एक्विफर्स फिल्ड विथ एंशियंट प्रेशराइज्ड फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही है। पानी इन्हीं रॉक के भीतर में स्टोर किया जाता है, फ्रेश वाटर। देयर रिचार्ज जोन रिसीव्स लिमिटेड रेनफॉल ड्यू टू एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो है एक्विफर है, आप देखोगे यदि बारिश होगी तो बारिश से ये रिचार्ज हो जाएगा। बट ऑस्ट्रेलिया कहां है, सेमी एरिड और एरिड रीजन में, तो जो पानी अंदर है आप उससे तो निकाल सकते हो, लेकिन यदि पानी रिचार्ज नहीं होगा और आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो पानी क्या होगा, अंदर का सोख लिया जाएगा। एंड इसी वजह से आप देखोगे ये कहा गया, ये स्टेटमेंट सही है। दे प्रोवाइड वाइटल वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर माइनिंग, बिल्कुल सही बात है। Their overexploitation can lead to land subsidence and salinity problem. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, हालांकि लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, तो दिस इज पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट, बट सैलिनिटी की चांसेस कम है। बट ओवरऑल एक्चुअली नॉट ट्रू की जगह आप इसको सारे के सारे स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएटली करेक्ट ही हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ध्यान क्या रखना है, ऑस्ट्रेलिया का जो आर्टिसन प्लेन है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिसन बेसिन है जहां से अंडरग्राउंड वाटर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम क्या है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। अब यदि अपन देखेंगे, सो देखो दिस इज द ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ये देख रहे हो यहां पर पूरा डेजर्ट्स थे और यहां पर एक बहुत ही बड़ा वाटर का सोर्स है। सो इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन, ग्रेट आर्टिसन बेसिन। यदि अपन बात करें यहीं पर जो यहां पर है ग्रेट डिवाइडिंग, जो ग्रेट बैरियर रीफ, यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसे बोला जाता है कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बेसिकली लाइमस्टोन को सेक्रीट करते हैं, और इन्हीं लाइमस्टोन सेक्रीशन की वजह से आप देखोगे वहां पर एक बहुत ही सुंदर कैल्शियम का स्ट्रक्चर बनता है जिसे अपन कोरल रीफ कहते हैं। अब ये जो कोरल रीफ होता है ये ओशन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, वैसे ही ओशन का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो कोरल रीफ होता है, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ही ज्यादा मछली, मैराइन ऑर्गेनिज्म, एल्गी पाई जाती है। और आप जितने भी जो इंडोनेशिया में आप देखे होंगे मूवीज में, वीडियोस में, इंडोनेशिया के आसपास जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स रहते हैं ओशन में, उसे ही कहते हैं कोरल पॉलिप्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहीं पर इस एरिया में अदानी ने एक माइन एक्वायर की थी, कोल माइन, जिसका नाम था कार्मिशेल माइन। ठीक है, कोल माइन यहां पर एक्वायर की थी, और अभी तक जो अदानी का प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली टेक ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है यदि यहां पर माइनिंग सेटअप हुई तो इसके जो इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस होंगे बहुत ज्यादा होंगे, और इसी वजह से वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है, ट्राइबल है और इन्वायरमेंटल ग्रुप है, वो इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स विद इन ओशेनिया डज नॉट शेयर अ निक नेम डायरेक्टली। अब यहां पर 3 ग्रुप हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बनाया। एक ग्रुप है मेलानेशिया, एक ग्रुप है माइक्रोनेशिया और एक है पॉलिनेशिया। किस किस बेसिस में इनको एक छोटा सा निक नेम दिया है, तो पॉलिनेशिया होता है मेनी लैंड्स, पॉली मतलब क्या है, मेनी, और क्योंकि यहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसीलिए इसे कहा जाता है मेनी लैंड्स। वहीं यदि अपन माइक्रोनेशिया देखें तो माइक्रोनेशिया को लिटिल आइलैंड्स कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कंट्री बनाते हैं, इसी वजह से इसे माइक्रोनेशिया कहा जाता है। मेलानेशिया से ब्लैक आइलैंड्स, मेलानेशिया कहां से डिराइव्ड है, मेलानिन, जो कि स्किन टैनिन के कारण प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ के जो जितने भी जो लोग हैं उनका टैनिंग है, बहुत ज्यादा स्किन कलर डार्कर कॉम्प्लेक्शन में है, इसीलिए इन्हें मेलानेशिया आइलैंड कहा जाता है। यदि अपन इनको ग्रुप में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 मेजर ग्रुप्स हैं, दिस इज मेलानेशिया, इसमें जो मेजर आइलैंड्स हैं
न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड है, इस तरीके के कुछ, जैसे फिजी भी इंपॉर्टेंट है, न्यू कैलिडोनिया इंपॉर्टेंट है। वहीं पर यदि अपन माइक्रोनेशिया देखें तो माइक्रोनेशिया में बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड है। देखो मार्शल आइलैंड कितना छोटा है, किरिबाती कितना छोटा है, पलाऊ बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड है। और तीसरा ग्रुप यदि अपन देखें तो वो है पॉलिनेशिया, जो कि काफी बड़े एरिया में स्ट्रेच आउट है। इसमें आप देखिए हवाई जो है यूएस का एक स्टेट है, वो भी इसी पॉलिनेशिया में आता है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड भी पॉलिनेशिया में आता है। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, कंट्रीज जो बनाती हैं उन्हें पॉलिनेशिया कहते हैं। ये तीनों क्या हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, इसे ही कहा जाता है। अब यदि अपन देखें पॉलिनेशिया का, तो पॉलिनेशिया ये वाला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ये कोलोनाइजेशन इनका नहीं हुआ था। वहीं पर आप इन दोनों ग्रुप की बात करो, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया, तो इन दोनों का कोलोनाइजेशन हुआ था, स्पेनिश पावर से ही हुआ था, और ये वाला ग्रुप मोस्टली इंडिपेंडेंट था। नेक्स्ट अपन चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट कंट्री जो है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में आप देखोगे दो मेजर आइलैंड हैं, एक होता है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है साउथ आइलैंड। यही दोनों आइलैंड है, दोनों डिसकंटिगुअस आइलैंड है, बीच में फिर से ओशन रहता है, उसी जैसा स्ट्रेट रहता है, वो देखेंगे अपन। और यदि अपन देखें एक मेजर माउंटेन है सदर्न आल्प्स, जो कि सदर्न आइलैंड में पूरा का पूरा स्प्रेड आउट है। ठीक है, इसे ही अपन देखेंगे, इसी में हाईएस्ट पीक भी सिचुएटेड है। तो यदि आप देखोगे यहां पर एक बड़ा सा माउंटेन है जिसे कि सदर्न आल्प्स कहा जाता है, और यदि अपन ये दो आइलैंड देखें, दिस इज अ नॉर्दर्न आइलैंड, दिस इज अ सदर्न आइलैंड, और दोनों के बीच में कुक स्ट्रेट जो है दोनों को सेपरेट करता है। इधर आएगा पैसिफिक ओशन और इधर आएगा तास्मान सी। क्वेश्चन पूछा जाता है कुक स्ट्रेट कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो इधर तास्मान सी ऑन द वेस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। वहीं पर कौन सी दो लैंडमास को सेपरेट करता है, न्यूजीलैंड के दो मेजर आइलैंड्स नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन न्यूजीलैंड। तो हाईएस्ट पीक इन न्यूजीलैंड का नाम है माउंट कुक। ये सबसे बड़ी पीक है। कहां पर सिचुएटेड है, ये सदर्न आल्प्स है, सदर्न आल्प्स में ही सबसे बड़ी पीक ये सिचुएटेड है। नाउ अब ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माउंट एगमॉन्ट। ये जो है एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब न्यूजीलैंड यदि आप देखोगे तो दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक आता है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इसलिए फेमस है दो कारणों की वजह से, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है नंबर 1, और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। इसी वजह से बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज आप देखोगे वो यहाँ पर शूट की गई है। इसके अलावा एक और मेजर कारण की वजह से है, वो है वूल के प्रोडक्शन में, मिल्क के प्रोडक्शन में एक मेजर कारण है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं जहां पर पैस्चरिंग रिक्वायर्ड होती है, जहां पैस्चर मतलब जहां पर घास होनी रिक्वायर्ड होती है, वहां पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो शीप हो, चाहे वो बफेलो हो, चाहे वो काऊ हो, यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। गोट भी यहीं पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत ही अच्छे पैस्चर लैंड्स हैं। पैस्चर लैंड्स जो हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं यहां पर, जिस पर ये बहुत अच्छी घासें उगती हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रासेस उगती हैं। और यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स का जो लोकल नेम है उसे कहा जाता है डाउन्स। ऐसे ही दो मेजर प्लेन्स हैं जो अभी अपन पढ़ेंगे, एक है तारानाकी प्लेन और एक है कैंटरबरी प्लेन्स। दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। द तारानाकी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर, क्यों फेमस है, क्योंकि यहां एक बहुत ही बड़ा पैस्चर लैंड है। यहीं पर बहुत ही बड़ी जो है बड़ी लेवल पर वूल और जो डेयरी कल्टीवेशन है इन्हीं प्लेन्स पर होती है। सो इट इज स्टनिंग बीचेस, गलत। एक्सटेंसिव जियोथर्मल, गलत। इट्स फर्टाइल डेयरी फार्मिंग एंड पिक्चरसी लैंडस्केप। ठीक है, इसी वजह से यहां पर बहुत ही फर्टाइल डेयरी बनती है। सो ये जो है नॉर्थ एरिया में यदि आप देखोगे, नॉर्थ आइलैंड में वेस्टर्न पार्ट में, साउथ में, दिस इज तारानाकी प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैंटरबरी प्लेन्स। भी ऐसा ही है। कैंटरबरी प्लेन्स में भी क्या होता है, वही चीज होती है, पैस्चर के लिए फेमस है। और इसी वजह से आप न्यूजीलैंड में देखोगे एक बहुत ही बड़ी मात्रा में वूल प्रोड्यूस होता है। दुनिया भर की जो वूल इंडस्ट्री है उसका जो वूल आता है वो कहां से आता है, न्यूजीलैंड से आता है। और आप देखोगे कुछ थोड़ा मोड़ा आता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ट्रेडिशनली ऊपर नॉर्दर्न ब्रिटेन में कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि शेट आइलैंड्स, उनसे आता है। और मेजरली न्यूजीलैंड से ही वूल आता है, क्योंकि यहां पर वूल के लिए जो शीप के लिए जो पैस्चर लैंड है बहुत ही अच्छी है।
तो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं एक और क्वेश्चन से। डिस्पाइट रिसीविंग 1500 से 2500 mm यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल रिसीव करने के बाद भी एक रैंगिपो डेजर्ट इन न्यूजीलैंड एग्जिबिट्स अ डेजर्ट लाइक अपीयरेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरी कंट्रीब्यूट्स टू दिस फिनोमेना। यानी कि न्यूजीलैंड में एक डेजर्ट है रैंगिपो डेजर्ट, उसमें अच्छी खासी बारिश होती है, उस बारिश होने के बाद भी इसे डेजर्ट कहा जाता है और ये डेजर्ट लाइक सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करता है। ऐसा क्यों होता है और क्या है ये? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ की सॉइल है बहुत ही ज्यादा खराब है, बैरन है, बंजर है जमीन यहाँ की, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हवा चलती है और इसी हवा की वजह से जो टॉप सॉइल है पूरी की तरह इरोड हो गई है और जो मिट्टी की क्वालिटी है ऐसी हो गई है कि यहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, बिल्कुल जैसे कि बंजर डेजर्ट हो। इसी वजह से इसे अच्छी खासी बारिश रिसीव होने के बाद भी इसे डेजर्ट कहा जाता है। सो लो सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग ड्राइंग विंड्स, यही आंसर है। ठीक है, तो दिस आप देख सकते हो इसी में नॉर्दर्न आइलैंड्स में ये सेंटर पर रैंगिपो डेजर्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंटार्कटिका में, अपन मूव कर जाते हैं जल्दी से। ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर कोई भी मेजर कोस्टल प्लेन नहीं है क्योंकि जो आसपास रीजन है पूरा बर्फ से ढका हुआ है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माउंट एरेबस इज नॉट ट्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अंटार्कटिका का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये हाईएस्ट नहीं है बट ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ इट इज लोकेटेड ऑन द रॉस सी सेक्टर, ये सही है। रॉस अपन देखेंगे, रॉस सी बहुत फेमस है। नाउ इट्स पीक एलिवेशन इज 3000, मतलब 3-4 किलोमीटर के बीच है, सही बात है। इट हैज अ परमानेंट लावा लेक इन इट्स समिट क्रेटर, ये गलत स्टेटमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट आपको याद रखना है क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो जो बर्फ के नीचे अंटार्कटिक में दबा हुआ है वो है दिस माउंट एरेब्रस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। कौन सी पीक है? तो वो है माउंट विंसन, ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पीक है। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन थोड़ा सा सी देख लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साउथ पोल पर सिचुएटेड है अंटार्कटिका। इसके साउथ में आप देखोगे तो रॉस सी मिलेगी, वहीं पर नॉर्थ में आप देखोगे तो वडाल सी मिलेगी। अपन ने इस आइलैंड के फाकलैंड आइलैंड के बारे में बात किया था जहां पर 1982 में 1982 में 2 कंट्रीज के बीच में युद्ध हुआ था इसी आइलैंड को लेकर। वो कौन कौन सी थे? यूके और अर्जेंटीना। ये आज की डेट में यूके आइलैंड यूके का एक ओवरसीज कॉलोनी है, वहीं पर अर्जेंटीना इसे अपनी टेरिटरी मानता है और इन्हीं के बीच में अर्जेंटीना और यूके के बारे में प्रॉब्लम्स चल रही है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो सदर्न ओशन है और आसपास कुछ मेजर फीचर्स हैं जो आपको उतना एग्जाम पे पर्पज से 2 सी जरूर याद रखिएगा, हाईएस्ट पीक याद रखिएगा और एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका याद रखिएगा। दिस विल डू फॉर अंटार्कटिका पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी इन द एग्जाम। So that's all for this topic. Thank you and have a great day.